नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हर व्यक्ति निवेश करना चाहता है आज के दौर में, लेकिन उसको सही समझ न होने की वजह से कई बार वो लाभ की जगह पर घाटा ले लेता है और फिर वो घबरा करके यही कहता है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो आज इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं मनोज पुरी जी। मनोज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम जो है इनसे जानेंगे बहुत सारी बातें और बहुत सारी कूटनीति बातें जो हमें ये बताएंगी कि म्यूचुअल फंड सही है। तो इसके पहले जो है स्टार्ट करने के पहले हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे नंबर को नोट कर लें और हमसे सजीव प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में जुड़ करके। हमारा फ़ोन नंबर है 0755, ये कोड है, और 2660049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो आप इस नंबरों से जुड़ करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए हम चर्चा को आरंभ करते हैं। मनोज पुरी जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद हमें या निवेश करने के पहले हमें ये एक कन्फ्यूज़न बना रहता है हर व्यक्ति को कि कहीं हम स्टॉक में निवेश करना अच्छा है या म्यूचुअल फंड में निवेश करना अच्छा है, या जब उसको व्यक्ति को घाटा हो जाता है म्यूचुअल फंड में तो वो ये समझने लगता है कि यार हमने तो स्टॉक जैसे ही प्रोडक्ट में निवेश किया है। इस भ्रांति को या इस गलतफहमी को थोड़ा सा दूर करें आप। जी, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जब व्यक्ति डायरेक्ट अपनी खुद की शेयर्स परचेज करता है जाके स्टॉक मार्केट में, तो वो उसको डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक परचेज कह देंगे। और म्यूचुअल फंड में यहाँ निवेशकों का पैसा किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया जाता है, जो अपनी रिसर्च टीम के द्वारा और फंड मैनेजमेंट टीम के थ्रू उनके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी खासी रिसर्च होती है। ओके, हाँ, तो वो जो है रिसर्च करने के बाद निवेश करना म्यूचुअल फंड में हो पाता है। और लेकिन अगर इंडिविजुअल व्यक्ति करता है तो फिर वो एक लिमिटेड काइंड ऑफ स्टॉक में जा सकता है और वहाँ पर जो है उसके पास सफिशिएंट पूंजी भी नहीं रहती होगी। शायद इसी वजह से ऐसा होता होगा। तो अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड में दर्शकों आपने नोटिस किया होगा कि जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कई बार हम लोगों को सही जानकारी नहीं होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि फंड मैनेजर होता है जो आपको सही फंड की जानकारी दे पाता है, जिससे आप अपने लॉ होने वाले लॉस को कंट्रोल कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार आजकल फैशन हुआ है पेंडेमिक के बाद से, लोगों को जैसे व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक पर कोई वीडियो क्लिप देख लिया, यूट्यूब पर कोई क्लिप देख लिया और उनको ये लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा आसान सा काम है, हम निवेश कर सकते हैं। जैसे उन्होंने किसी डॉक्टर का वीडियो देखा तो अरे ये इतनी सी तो बात रहती है, हम इसको कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या डायरेक्ट लेना उचित है या किसी की सलाह लेकर के निवेश करना उचित होगा? यदि कोई व्यक्ति अपनी पुख्ता नॉलेज समझता है और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में अपना समय इन्वेस्ट करता है और खुद डायरेक्ट आना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। ओके। क्योंकि एक व्यक्ति के पास उतनी बड़ी रिसर्च नहीं हो सकती कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को के ऊपर चला जाए है? तो यहाँ पे आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अलावा जो निवेश सलाहकार है वो भी सलाह देता रहता है, जिससे कि आपको मतलब ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हो जाता है और रिस्क कम रहता है और लाभ ज़्यादा होने की संभावना रहती है। हाँ, मतलब जैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई इंडिविजुअल इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो एएमसी के बराबर डिसीजन ले सके, और प्लस साथ साथ में फंड का फ्लो भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता होगा। इनके पास जो है हर परिस्थिति के लिए पैसा सिप के फॉर्म में या अदर तरीके से जो है आता रहता है, और एक इंडिविजुअल के पास सोर्स ऑफ इनकम भी या सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पर उसे निवेश करना है वो भी लिमिटेड होता है। तो इस वजह से भी कई बार ऐसा होता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब एक समस्या ये आती है कि हर व्यक्ति निवेश करने के बाद जैसे बैंकों में निवेश करता है तो वो ये सोचता है कि यार एफडी की तरह मैं यहाँ पर 5 साल बने रहना चाहिए, या मुझे आरडी की तरह आरडी की तरह जो है 3 साल तक मुझे निवेशित रहना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्यूरेशन को लेकर के आप बताइएगा। सवाल का जवाब लेने से पहले एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं,
उनसे जो है हम जी प्रश्न लेने के बाद आंसर लेते हैं आपसे। जी प्रश्न पूछे। हेलो, संपर्क टूट गया है शायद हमारा उनसे। जी हेलो। हेलो हेलो अनिल शर्मा जी, प्रश्न पूछिए। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं मनोज पुरी जी से जानना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड में और एसआईपी में मुझे डिफरेंस आज तक समझ में नहीं आया, थोड़ा बताएं क्या है? अच्छा, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या फर्क है, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं अनिल शर्मा जी। तो प्लीज पुरी साहब जो है। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। मैं पुरी सर आपसे ये जानना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या डिफरेंस है? काफी कंफ्यूजन होता है ना। देखिए, म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है एसआईपी। इसको अंग्रेजी भाषा में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि, जैसे 2000, 10,000, 5,000 कुछ भी, आपको रेगुलर एक फंड में निवेश करने के लिए कंपनी को अथॉरिटी देता है और अपने बैंक से ईसीएस कटता रहता है। इसे एसआईपी कहते हैं। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड का एक प्रकार है। इसी तरह एक प्रकार होता है कि आप लमसम भी जमा कर सकते हैं। लमसम मतलब लाख, 2 लाख, 5 लाख एक साथ जमा कर सकते हैं, तो वो एक अलग लमसम कहलाता है। और एसआईपी मतलब मंथली या वीकली जैसा या क्वार्टरली जैसा आप चाहें वैसा कटता रहेगा आपका पैसा। तो वेरी गुड। तो दर्शकों, आपने सुना होगा कि जैसे हमारे एक्सपर्ट साहब ने बताया कि आप चाहें तो लमसम भी निवेश कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने पैसे को एक इक्वल इंटरवल में भी निवेश कर सकते हैं बराबर राशि के साथ, या बैंक को इंस्ट्रक्शन दे करके, जिसको ईसीएस बताया उसके माध्यम से भी आप निवेश करके कर सकते हैं। दोनों म्यूचुअल फंड। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। ड्यूरेशन के बारे में पूछना चाह रहे थे कि किस तरह से व्यक्ति ये डिसाइड करे कि हमें कितने समय तक म्यूचुअल फंड में निवेशित रहना है। क्योंकि जैसे उसको लगता है कि बैंक में हमने एफडी करी, 5 साल की एफडी करी, तो अब 5 साल के बाद ही हमको पैसा मिलेगा, या 3 साल की हमने आरडी करी तो आरडी पूरी होने के बाद ही हमें पैसा प्राप्त होगा। ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि हमें कितने समय बाद अपने म्यूचुअल फंड से पैसे को निकाल लेना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप निवेशक बोलते हैं तो व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के हिसाब से समय डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को 3 साल के लिए अपना पैसा रखना है तो वो लिक्विड फंड, मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के लिए इसको शॉर्ट टर्म गोल बोल सकते हैं, तो एफडी में जा सकता है, लिक्विड फंड में जा सकता है। पर जब एक मिड टाइम मतलब ज़रूरत होती है, जैसे 3 से 6 साल के बीच की, तो वो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ले सकता है। तो उसमें व्यक्ति बड़ी कंपनियों के मतलब म्यूचुअल फंड लिए जाते हैं लार्ज कैप में उसके लिए, और फिर एक लॉन्ग टर्म की ज़रूरत होती है जो 6 साल और उससे अधिक की होती है। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपना समय डिसाइड करना है कि वो कितने दिन तक निवेशित रहेगा। जी। उस ज़रूरत के हिसाब से फिर फंड का प्रोडक्ट बनता है कि वो कौन से फंड खरीदे। तो इसमें उसका सलाहकार उसकी सहायता करता है और उसको सबसे पहले तो जब भी निवेश करे तो पहले अपनी ज़रूरत को एनालाइज करे। वो बहुत जरूरी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी में घाटा और नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट वो कुछ ले लेता है, समय उसके पास कुछ रहता है। नहीं, बहुत सही बात है कि निवेशक जो है अपनी ज़रूरत पर ज़्यादा फोकस करे, रेदर देन समय पर ध्यान देने की बजाय वो जो है अगर अपने ज़रूरत पर फोकस करता है और ज़रूरत के आधार से प्लान बनाता है या ज़रूरत के आधार पर अपने सलाहकार से जो है मशवरा लेता है, तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा उचित होगा। ऐसा है कि आपने बिल्कुल। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। जी नंद स्वरूप जी नमस्कार। नंद स्वरूप जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें तो आपकी आवाज हम तक आएगी। नंद स्वरूप, शायद संपर्क टूट गया है हमसे। जी। हम संपर्क करते हैं। तो यहां पर जो है हम वही बात करना चाह रहे थे कि अभी आपने जैसा बताया कि ड्यूरेशन वो नहीं होता जो हम मतलब एक अमूमन डिसाइड करते हैं। ज़रूरत वो होती है, ज़रूरत के आधार पर अगर ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे तो फायदे होने की ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब वो हमसे फिर से जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप जी प्रश्न पूछिए, हमें आपकी आवाज।
नहीं मैं जानना ये चाहता हूँ जी, बचपना खेल कर सोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो बुढ़ापा में अब पैसे की जरूरत लगती है, लोग साथ छोड़ देते। तो ऐसी दशा में अनेक किसी दिशा में निवेश करना चाहिए जिससे ज्यादा फायदा मिल सके, बुढ़ापा अच्छा कर सके। अभी आपकी उम्र कितनी है नंदस्वरूप जी? ओके, संपर्क टूट चुका। हाँ। कि इन्होंने बड़ा रिटायरमेंट की बात करी है, फोकस कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो अगर हमें उनकी उम्र पता चलती तो शायद आपके लिए ज्यादा आसान होता। कोई बात नहीं, फिर भी अपन कोशिश करते हैं। अब संपर्क मान टूट गया करते है तो मैं ये मानता हूँ कि नंदस्वरूप जी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के या करीब उससे हैं, हाँ। करीब हैं और वो अपने पैसे को ऐसे फंड्स में लगाना चाहते हैं कि जहां उनको लाभ भी अधिक हो और पूंजी उनका भी बढ़ बुढ़ापे जाए। में जो है फंड को लेकर के चिंतित ना हो। यदि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उनके पास 10-1 साल का समय है जी, तो वो प्योर इक्विटी फंड्स में जा सकते हैं, मल्टी कैप फंड्स में जा सकते हैं और उससे अभी लमसम भी डाल सकते हैं और एसआईपी माध्यम के थ्रू भी डाल सकते हैं। तो ये अपनी इनकम के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। अपनी इनकम के अभी 2-3 प्रश्न हमने पूछने थे पर संपर्क टूट गया। जी जी जी। तो मतलब अपनी इनकम के अनुसार वो लमसम भी डाल सकते हैं और एसआईपी भी डाल सकते हैं और 10 साल के बाद यदि रिटायर होते हैं या 5 साल के बाद रिटायर होते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। और यदि वो रिटायर ही हो चुके हैं और उनको मतलब तुरंत अपना पैसा बनाना है, मतलब तो वो आधा पैसा कम से कम डेट फंड में फिक्स डिपॉजिट्स में रखें और आधा इक्विटी में जाके मतलब इन्फ्लेशन को मैनेज करके अपना गुजारा कर सकते हैं। दर्शकों, आप हमसे म्यूचुअल फंड और निवेश से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। फोन नंबर हमारे 0755 266 0049 जो कि स्क्रीन पर बराबर चल रहा है। टोल फ्री नंबर हमारा है 1800 233 0040। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट उन प्रश्नों के उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे थे पिछले रिटर्न के आधार पर क्या हमें फ्यूचर रिटर्न को प्रेडिक्ट करना चाहिए या ये मान करके चलना चाहिए कि पहले जो है हमने इतना लाभ कमाया है तो फ्यूचर में भी हमको इतना लाभ होगा, ऐसा कुछ मान सकते हैं क्या? नहीं, ये पिछले रिटर्न के आधार पे फ्यूचर के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। ओके, पहली चीज़। पर हाँ, यदि कोई पिछला रिटर्न अच्छा आ रहा है तो उसकी फंड मैनेजमेंट टीम अच्छा कर रही है तो उसे कंसिडर जरूर किया जा सकता है उस फंड को। पर ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे भी ऐसा करेगी। तो यहाँ पे आपको आपके जो सलाहकार हैं वो फ्यूचर और देश काल और इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगले आगे फंड की आपको जानकारी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि पिछला फंड मैनेजर कौन था, वो कैसा मैनेज कर रहा था, कितने साल से मैनेज कर रहा था, उसका अनुभव कैसा है। तो मतलब हमें फंड की परफॉर्मेंस या फंड के बारे में जानकारी केवल इस बात पर नहीं आधारित रहना चाहिए कि पहले इसने अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें जो है हमें उसमें भी समझनी चाहिए। जी जी। तो ये दर्शकों, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि कई बार हम लोग पिछले रिटर्न के बेसिस पर ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आगे भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं हुए। आप उनके बहुत सारी बारीकियों पर जाएं और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि आप जो है सलाहकार, वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य ले लें। डायरेक्ट में अगर आपको ये सारी बातों की जानकारी है देन बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना जरूरी है, उससे आपको एक एज मिलेगा। धीरेन्द्र कुमार, एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, प्रश्न पूछिए। धीरेन्द्र कुमार जी भोपाल से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मैं ये निवेदन कर रहा था जी कि जिसकी सैलरी 40,000 है जी, उसको कौन से एसआईपी प्लान लेना चाहिए? अच्छा, तो देखिए धीरेन्द्र जी का प्रश्न है कि धीरेन्द्र जी की 40,000 इनकम है और ये जो है एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, जैसे आपसे बातचीत हुई कि 2-3 चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो, मैं फिर भी बता देता हूँ इनको। यदि आप 40,000 इनकम ले रहे हैं तो एक मोटा हिसाब आपका 25 से 30% तक आपको बचत करनी चाहिए है। तो यहाँ पे यदि हम ये मान के चलें कि आप 10,000 रुपए की एसआईपी ले सकते हैं पर मंथ,
हाँ। तो आप उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें। एक लार्ज कैप फंड की SIP ले लें, और एक मिड कैप की ले लें, और एक स्मॉल कैप की ले लें। तो आपको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या एक मल्टी कैप भी ले सकते हैं। मल्टी कैप है तो ये 3-4 किस्म की SIPयाँ हैं जो आप लेंगे 3 से 4 हज़ार के बीच में, तो आपको, और आप 10-15 साल यदि इसमें निवेशित रहते हैं तो एक ठीक ठाक रिटर्न आपको आ जाएगा। और ये आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को धीरे धीरे अचीव कराने में सहायता करेंगी। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े तो आप इसमें और ऐड करते जाएं, अपनी इनकम के आधार पर जो है इसको बढ़ाते भी जाएं। जी जी जी। पर SIP जरूर करें, SIP जरूर करें। और साथ ही साथ जो है जैसा कि आपने बताया कि उसको कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड जरूर करें। जी जी। तभी जाकर के आपको जो है अच्छा लाभ मिल पाएगा, और समय की आवश्यकता के हिसाब से आप उसमें पैसे निकाल भी पाएंगे या डाल भी पाएंगे। और समय अवधि कम से कम 5-6 साल तो हो। जी जी। मतलब SIP को देने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो ये जो है हो गया म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके। आप जो निवेश करने के पहले ये जरूर देख लें कि अलग अलग स्कीम में आप निवेश करें, एक ही में न कर लें। जी। इंडेक्स फंड एक आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और लोग इसमें जो है बहुत यंगस्टर्स काफ़ी उत्सुक रहते हैं। यंग बच्चों में देखा गया है कि इसका काफ़ी चलन भी है। जी। तो इंडेक्स फंड के बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी जी। जैसा कि दर्शकों, हमारे देश में 2 इंडेक्स फंड बहुत प्रचलित हैं। एक है निफ्टी 50 और एक है BSE 30। BSE 30 जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिफ्लेक्ट करता है, और निफ्टी 50 जो है NSE को रिफ्लेक्ट करता है। और ये स्टॉक एक्सचेंज की मिरर इमेज है एक तरीके से। जो टॉप उसके 50 फंड्स का समूह होता है, शेयर्स का है, उसमें दर्शक जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके कई प्रकार भी हैं। इसमें मतलब मिड कैप इंडेक्स फंड भी हैं, लार्ज कैप इंडेक्स फंड भी है, स्मॉल कैप भी है, फिर सेक्टोरल में FMG सेक्टर का आ जाएगा, और ये अपना बैंक इंडेक्स आ जाएगा, बैंकिंग इंडेक्स, ऐसा ऑटो का भी है। तो इस पे जाके सीधा निवेश कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि जो स्टॉक मार्केट में इन इंडेक्साइजेस का जो रिटर्न होगा सेम आपको मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, और खर्चा भी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कम है। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नीलेश्वर जी भोपाल से। नीलेश्वर जी नमस्कार, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। नीलेश्वर जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ, नमस्कार सर। मैं नमस्कार सिंह हूँ, मैं पब्लिक सेक्टर में सर्विस करता हूँ। जी जी। और एक्चुअली मेरे 6 महीने बाद रिटायरमेंट है। क्या बात है जी। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कोई भी इसमें हम लोग को जो पब्लिक सेक्टर में क्या होती है कि हम लोग वो नहीं होते हैं। आप किस पेंशन नहीं होती है? जी जी। तो परिवार हमारा चलता रहे। 10th बोर्ड में हमारे 2 बच्चे हैं, ट्विन। जी जी। तो नीलेश्वर जी, क्या आपको एक संभावित राशि के बारे में जानकारी है क्या? संभावित राशि हाँ 1.5 के लगभग मिलेगी, करोड़ के। जी, 1.5 करोड़ आपको मिलेगा। और आपके पास कोई लायबिलिटी वगैरह हो तो वो भी बता दें, उसके लिए भी हमारे नहीं, नो एनी लायबिलिटी का। 2 बच्चे की शादी करना। जी जी। तो नीलेश्वर जी को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मिलने का है उनके रिटायरमेंट पर। जी। और उनके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। इनके लिए आप क्या सलाह देंगे? सर, इनके लिए एक मिक्स टाइप की सलाह आएगी। जी जी। सबसे पहले तो ये डेट फंड्स में कुछ अपना पैसा डिप्लॉय करेंगे, जिसमें इनको एक निश्चित रिटर्न मिलेगा। जैसे इनका 60 के आसपास की उम्र हो रही होगी, तो सीनियर सिटीजन स्कीम होती है एक सरकार की, जिसमें इनको 7.6 अभी लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, है फिक्स्ड, और क्वार्टरली इनको मतलब ब्याज आता रहेगा। इसके अलावा LIC की भी एक स्कीम है, जिसमें ये डेट फंड में निवेश कर सकते हैं और फिक्स्ड इंटरेस्ट आएगा। तो इसकी एक लिमिट, अपर लिमिट है, किसी में 15 लाख की है, किसी में 10 लाख की है, मतलब ऐसे अलग अलग है। तो सबसे पहले तो ये लिमिट्स को कवर अप कर लें, तो इनको एक फिक्स्ड आय का इंटरेस्ट आता रहेगा, जिसमें हेर फेर नहीं होगा। इसके बाद ये म्यूचुअल फंड के कुछ मल्टी कैप फंड्स ले सकते हैं। तो इनमें लमसम लगाएं पैसा, और 1 साल के बाद
जी ये सिस्टमेटिक विड्रॉ करने लगे। तो जितना अमाउंट ये लगाते हैं उसका 8% सालाना डिवाइडेड बाय 12 कर लें, है तो मैं समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन को भी बीट आउट करते रहेंगे जी। क्योंकि ये जो फंड्स हैं लंबे समय में इनको 10 से 15% के बीच में देते रहेंगे, जहाँ की एक तरफ डेट फंड में इनको 7 से 8% के बीच में कमाई होती रहेगी जी। तो इनका डेट और एक इक्विटी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, प्रॉपर कॉम्बिनेशन आ जाएगा जिससे इन्फ्लेशन भी बीट आउट होगा और इनको अपने खर्चे के लिए मैं समझता हूँ लाख रुपए महीना बड़े आराम से मिलता रहेगा और इनकी पूंजी भी बढ़ती रहेगी। क्या बात है। और आगे चल के जैसे जैसे इन्फ्लेशन के बाद इनके साल दर साल खर्चे भी बढ़ेंगे। यदि हम 6-7% इन्फ्लेशन को काउंट करें तो जो आज 1 लाख रुपए ये लेंगे तो अगले साल 1,10,000 रुपए की जरूरत होगी, फिर 1,20,000 की जरूरत होगी, तो ये उसको भी मतलब कैटर कर तो पाएंगे क्या अपनी इनकम को भी ये एडजस्ट करके बढ़ाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल। आज यदि आज इनको ज़्यादा ब्याज आ रहा है या ज़्यादा आ रही है मतलब मंथली इनकम तो ये री इन्वेस्ट भी करते रहेंगे और अपनी आय को भी बढ़ाते रहेंगे। क्या बात है। और इनका जीवन बड़े आराम से चलेगा। तो ये मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि नीलेश्वर जी जो है इसके बाद बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने बुढ़ापे का मजा लेंगे, आनंद लेंगे। बिल्कुल और फाइनेंशियली बिल्कुल फ्रीडम रहेगी इनके पास। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इनको टैक्सेशन भी कम आएगा तुलनात्मक दूसरे प्रोडक्ट के इनको क्या बात टैक्सेशन है। कम आएगा। तो मतलब आपके ब्रेड के दोनों साइड बटर लग गया। एक तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको आय भी निरंतर बढ़ती हुई मिलेगी, महंगाई को डिफीट करती हुई मिलेगी। ये सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अब एक और फंड आता है ETF जी। ETF को लेकर के भी थोड़ा सा लोग जो है जागरूक नहीं है या इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते या इसमें कब निवेशित होना है और कब निकलना है उसकी जानकारी नहीं है उनके पास। तो इसके लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए जी, ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जी। ये रियल टाइम ट्रेडिंग होती है जी। मतलब स्टॉक मार्केट में जो अभी ट्रेड हो रहे हैं, स्टॉक्स ट्रेड होंगे, गोल्ड होंगे, कमोडिटीज़ होगी है, इसके अलावा करेंसी भी ट्रेड होती है, फिर क्रूड भी ट्रेड होता है। तो ये रियल टाइम ट्रेडिंग होती है और इसमें जब मार्केट स्टार्ट होता है तो आपको डायरेक्ट जिस समय इन्वेस्ट करेंगे उस समय का रेट मिलेगा जी। है और जिस समय निकलेंगे उस समय का रेट मिलेगा। जबकि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आपको एक NAV जो है वो 3 बजे के आसपास फिक्स जो होती है वो यहाँ रियल टाइम NAV मिलेगी। इसमें खर्चा भी कम है और इसके लिए डीमेट अकाउंट होना भी ज़रूरी है। और इसमें आप डायरेक्ट अपनी नॉलेज के साथ या जो आप बाज़ार में न्यूज़ के थ्रू और पढ़ के जो नॉलेज लेते हैं तो आप डायरेक्ट कमोडिटी में, स्टॉक्स में और करेंसी में और अगर आपको समझ नहीं है तो एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। बिना एक्सपर्ट के आप जो है और हाई रिस्क भी हो सकता है आपके लिए यदि आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप एक्सपर्ट के थ्रू जाएं। बहुत सही बात है। जी। अब एक चलते चलते जो है हमें टैक्स के बारे में बता दीजिए कि क्या म्यूचुअल फंड में हम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट के लिए टैक्स सेवर ELSS फंड होते हैं। विभिन्न AMCs के अलग अलग फंड्स हैं और इसमें ATC में आपको छूट मिलती है। समय अवधि सबसे कम रहती है, 3 साल तक का लॉक रहता है इसमें। मतलब 3 साल बेयर मिनिमम आप पैसा नहीं निकाल सकते और इसमें आप डिविडेंड पे आउट भी ले सकते हैं और ग्रोथ ऑप्शन में आप लमसम भी जब निकाल और 3 साल से ज़्यादा भी निवेशित रह सकते हैं बहुत जैसे आपकी इच्छा। अब समय समाप्ति की तरफ है तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे निवेश के बारे में? मैं दर्शकों को ये संदेश दूंगा कि सबसे पहले वो अपने फियर को कंट्रोल करें और ग्रीड को कंट्रोल करें है मतलब फियर का मेनली ये होगा कि जितना लंबा समय आप अपने फंड्स को देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की संभावना अधिक होगी है। और बिल्कुल भी ना घबराएं। यदि आपको छोटा पैसा है तो SIP के थ्रू निवेशित हो और बड़ा पैसा है तो लमसम लगा। क्या बात है। और बिल्कुल भी ना घबराएं, पैसा बनेगा और मार्केट आपको समय के हिसाब से बढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद पुरी साहब। आप जो है हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी बातें बताई। जी। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि म्यूचुअल फंड है तो सही है,
इसमें कोई दो राय नहीं, म्यूचुअल फंड ने आपको आपकी ज़रूरत के आधार पर पैसे दिए, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से रिटर्न दिया, आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसने टैक्स बेनिफिट भी आपको दिया। तो कहने का मतलब आपकी हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर, जीवन की हर ज़रूरत में म्यूचुअल फंड ने आपका साथ दिया है। तो आप भी म्यूचुअल फंड का साथ दें। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह में फिर हम नए टॉपिक पर चर्चा के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।